हेलो एंड वेलकम दिशा इंटरैक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड व्हाट आर द फैक्टर दैट में इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ऑलरेडी में इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी किसी सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना अमाउंट गैस का डिजॉल्व हो सकता है गिवन सेट ऑफ कंडीशन में, उसका सॉल्युबिलिटी कहलाता है। और सॉलिबिलिटी को अलग अलग तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं। या तो हम मोल फ्रैक्शन से मेजर कर सकते हैं, या मोल पर केजी के हिसाब से मेजर कर सकते हैं, या मोल पर लीटर के हिसाब से मेजर कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल वेज बाय विच वी कैन मेजर द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि गैस की सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ गैस और लिक्विड सॉल्वेंट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट में इन्फ्लुएंस द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर और तीसरा फैक्टर होता है प्रेशर। दीज थ्री फैक्टर may influence the solubility of gas in a given liquid solvent। ठीक है। नेचर ऑफ गैस से कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा गैस हाईली सॉल्युबल होगा, कौन सा गैस जो होता है लो सॉल्युबिलिटी दिखाता है इन ए गिवन सॉल्वेंट। मोस्ट कॉमनली हम लोग वाटर एज ए सॉल्वेंट ट्रीट करते हैं। तो जिस भी गैस की सॉल्युबिलिटी, जिस भी गैस का जो ए का वैल्यू होता है वो हाइयर होता है। ए क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हम लोग गैस लॉ पढ़े थे तो ए वंडरवाल गैस इक्वेशन में, ए जो होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखाता है। ए इज द मेजर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जिस भी गैस का ए का वैल्यू हाइयर होता है उसका सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो होगा उसका इंक्रीज करेगा। ए एक्चुअली मैटर करता है कि जिसका वैल्यू ए का वैल्यू ज्यादा होता है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा तो आसानी से इसको लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी कि टेंडेंसी टू लिक्विफाई या टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो कौन कौन सा ऐसे गैस है जिसके लिए ए का वैल्यू बहुत हाई होता है? तो कुछ गैसेस होते हैं जिनका ए का वैल्यू बहुत हाई होता है, जैसे CO2, SO2, NO2। इन सब के लिए ए का वैल्यू बहुत हाई होता है। ठीक है। और इस कारण सब ये सब गैसेस जो होते हैं वो वाटर में अधिक सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं। और CO2 का एक इंपॉर्टेंट सिंक की तरह वाटर भी करता है। वाटर जो कि सी में होता है, लेक में होता है, पॉन्ड में होता है, उसमें CO2 जो होता है, CO2 जो होता है वो घुला रहता है। यानी कि CO2 का इंपॉर्टेंट सिंक जो होता है वाटर भी होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि CO2, SO2, N2 ये सब जो हैवियर गैसेस है दे शो हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। लेकिन जो परमानेंट गैसेस होते हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब की सॉल्युबिलिटी जो होती है वाटर में बहुत कम होती है। इतनी होती है जितनी कि वो एक्वेटिक लाइफ की सस्टेनेंस और वायबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो। यानी कि ऑक्सीजन उतना ही सॉल्युबल होता है जितना कि वो एक्वेटिक लाइफ को सस्टेन कर सके। ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है जो कि गैस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। वो फैक्टर होता है कि जो भी गैस केमिकली वाटर से रिएक्ट करते हैं उन सारे गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी। जैसे कि अमोनिया वाटर से रिएक्ट करके अमोनियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। यानी कि अमोनिया कैन केमिकली रिएक्ट विद वाटर एंड इट इज ड्यू टू दिस रीजन अमोनिया हैज हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सिमिलरली सल्फर ट्राइऑक्साइड भी वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 देता है, यानी केमिकली ये रिएक्ट करता है। तो गैसेस विच कैन रिएक्ट केमिकली विल शो हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। यानी वैसा गैस जो कि वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करता है उन सब की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि गैस के नेचर से कैसे सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होता है। प्लस वैसा गैस जो कि पोलर इन नेचर होता है वे सो हायर सॉल्युबिलिटी। जैसे HCl पोलर है, HCl गैस के फॉर्म में रहता है, प्योर HCl। और वाटर भी पोलर है तो HCl की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी। दूसरा HCl वाटर में आयोनाइज हो जाता है, ये H3O प्लस बनाता है और Cl माइनस बनाता है, इसलिए HCl की भी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है। ठीक है। दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर। ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज करती है। और ऐसा क्यों होता है? कारण ये होता है कि गैस का जो डिजोल्यूशन का प्रोसेस होता है, जैसे गैस प्लस लिक्विड सॉल्वेंट कर दे
और ये बनाता है सॉल्यूशन। एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। जो डिजोल्यूशन होता है मोस्ट ऑफ द गैस, वो नेगेटिव होता है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि डिजोल्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब ये एक्सोथर्मिक है तो ली चेटली प्रिंसिपल कहता है कि जब भी किसी इक्विलिब्रियम पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जहां पे उस इफेक्ट को मिनिमाइज करते हैं। तो क्योंकि फॉरवर्ड में हीट रिलीज हो रहा है, तो और अगर टेम्परेचर देंगे तो वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, यानी कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो होगा वो टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो होगा वो डिक्रीज करेगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें। दूसरे तरीके से भी इसको हम समझ सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं? तो याद रखो कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल का बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल का बढ़ जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है 3/2 RT। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गैस का किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो जितना हाई टेम्परेचर होगा काइनेटिक एनर्जी उतना अधिक होगा। तो जो गैस लिक्विड के अंदर थे, ये गैस मालूम है, ये अब बाहर निकलना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा? गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और यही कारण होता है कि जो ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर है एक थ्रेट है मैरीन इकोसिस्टम की। कारण क्या होता है कि अगर टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो 20 to 30% जो होता है मैरीन इकोसिस्टम में, जो मैरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सी, पॉन्ड या लेक में रहते हैं, वो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होने के कारण मर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है, जो कि एक्वेटिक लाइफ या मैरीन लाइफ के सस्टेनेंस के लिए, वायबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है, वो कम होने लगेगा। और डिजॉल्व ऑक्सीजन गैस घटेगा तो हमारा जो मेरीन डाइवर्सिटी है और जो मेरीन इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज हो जाए। ठीक है? इसलिए बहुत सारे कानून बने हुए एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से, जो कि इकोसिस्टम जो कि सी या पॉन्ड या लेक है उसको प्रिजर्व करने के लिए नियम बनाए गए। जैसे कि हम लोग थर्मल पावर में का जो पानी होता है जो गर्म रहता है, उसको किसी भी रिवर में डायरेक्ट हम लोग बिना ठंडा किए हुए नहीं डालते हैं। और कारण क्या होता है कि अगर गर्म पानी, जो हॉट वाटर होता है, डायरेक्ट हम डिस्चार्ज कर दें किसी भी रिवर या पॉन्ड में, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा? वहाँ पे एक डेड जोन बना देगा। डेड जोन वैसा जोन होता है जहाँ पे किसी भी तरह का एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर और गैस की सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन होता है और ग्लोबल वार्मिंग से हमारे इकोसिस्टम पे क्या असर पड़ सकता है। तो इसका साइंटिफिक कारण, इसी कारण पुराने जमाने में जब कोई भी कुआं या वेल को खोदते थे, मतलब कुआं या वेल या कोई भी सेप्टिक टैंक होता है, जो हम डायरेक्ट जो होता है वो नहीं उतरते। कारण क्या होता है कि जो डिजॉल्व गैस होते हैं, जो पॉइजनस गैस होते हैं, वो सरफेस पे आ जाते हैं। और अगर बिना किसी ऑक्सीजन सपोर्ट के कोई व्यक्ति वेल या सेप्टिक टैंक में उतरता है तो दम घुटने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनते हैं जहाँ पे सुनने को आता है कि सेप्टिक टैंक साफ करने पे या टैंक साफ करने पे या वेल साफ करने पे लोगों की मौतें हो गई। तो इसका कारण क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होने लगेगा। और यही कारण है कि अगर 40 to 50 45 डिग्री सेल्सियस चला जाए तो बहुत जगह सुनने को आता है कि जो तालाब में मछली है मरने लगा, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। और क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है कि जो फिश होता है इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन हॉट वाटर, एक्सप्लेन वाई। तो इसका रीजन ये होता है कि हॉट वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की का अमाउंट कम होता है, जबकि कोल्ड वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए फिश या कोई भी मेरीन ऑर्गेनिज्म वो कंफर्टेबल होता है कोल्ड वाटर में इस कंपेरिजन टू हॉट वाटर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो जो क्वांटिटी इफेक्ट होता है प्रेशर का ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन हेनरीज लॉ, यानी कि हम प्रेशर का इफेक्ट जो होता है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे वो एक्सप्रेस कर सकते हैं हेनरीज लॉ के हिसाब से। हेनरीज लॉ कहता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ओवर द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी कि हम जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी अधिक होगी। और जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करेंगे गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी। और इसको हम दूसरे तरीके से, दूसरे वर्ड में कह सकते हैं
द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, या द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एट ए गिवन टेम्परेचर। मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं हम लोग, मैथमेटिकली लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हम पहले ही बताया कि सॉलिबिलिटी को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्स बी जो होगा प्रोपोर्शनल टू पी होगा। और इन ऑर्डर टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते हैं और उस कांस्टेंट को कहते हैं के एच। तो यहाँ पे पी जो हो गया वो प्रेशर हो गया, पी इज प्रेशर, और के एच जो होता है उसको कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और एक्स बी जो है वो सॉल्युबिलिटी को दिखाता है, एक्स बी इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। अब हेनरीज लॉ का वैल्यू जो होता है वो दिया हुआ है यहाँ पे। अलग अलग गैसेस के लिए हेनरीज लॉ का वैल्यू अलग अलग होता है। हीलियम के अलग होगा, हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होगा, और सारे गैस है सबका वैल्यू देख सकते हैं, हेनरीज लॉ का वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जो होता है हेनरीज लॉ का वैल्यू चेंज करता है। ठीक है, हेनरीज लॉ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट का। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हेनरीज लॉ जो होता है उसका यूनिट सेम एज दोज ऑफ प्रेशर होते हैं, यानी कि जिस टर्म में प्रेशर को एक्सप्रेस करते हैं उसी टर्म में हेनरीज लॉ कांस्टेंट को भी एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम प्रेशर को एटीएम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हेनरी लॉ कांस्टेंट भी एटीएम में ही एक्सप्रेस होगा। अगर प्रेशर टॉर्न में यूज हो रहा है तो हेनरी लॉ कांस्टेंट को टॉर्न में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कारण क्या होता है कि हेनरीज लॉ का कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट सेम होता है एज प्रेशर। तो जैसे हम लोग लिखते हैं P इक्वल टू के एच इंटू एक्स बी, और मोल फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं क्या होता है, मोल बाय मोल होता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। तो क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता, यानी P जिस टर्म में लिखेंगे उसी टर्म में के एच को लिखेंगे। इससे यूनिट ऑफ के एच जो होता है, यूनिट्स ऑफ के एच जो होता है वो होता है एटीएम, बार और पास्कल। दीज आर द यूनिट्स ऑफ के एच। डिफरेंट गैसेस जो होते हैं उनके लिए हेनरीज लॉ का वैल्यू अलग अलग होता है। हीलियम के लिए अलग होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होगा, ऑक्सीजन के अलग होगा। तो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा ये पॉइंट कहता है कि जैसे जैसे के एच का वैल्यू बढ़ेगा जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ के एच। कैसे, तो P बराबर हम लोग जानते हैं के एच एक्स बी होता है, और एक्स बी जो होता है वो होता है P बाई के एच। अगर हम इसको कांस्टेंट रखें तो एक्स बी जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच होगा। तो जैसे जैसे एक्स बी बढ़ेगा के एच का वैल्यू डिक्रीज करेगा। हायर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ के एच होता है। ठीक है, यहां तक समझ में है। तो हायर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट का एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहला, क्लाइंबर ऑफन बिकम्स वीक एट हाई एल्टीट्यूड। क्लाइंबर जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे। तो इसका कारण क्या होता है कि जैसे जैसे एज वी मूव हायर जो प्रेशर है वो डिक्रीज करता है, यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे होता है या सी लेवल प्रेशर होता है वो अगर माउंटेनियस रीजन पे चले जाए तो वो प्रेशर डिक्रीज करता है। तो जो ब्लड प्लाज्मा में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसका क्वांटिटी डिक्रीज करता है विद डिक्रीजिंग प्रेशर अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। यानी कि सी लेवल पे ऑक्सीजन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ब्लड में वो ज़्यादा होगा, और जैसे ही ऊपर जाएंगे डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है ब्लड प्लाज्मा में डिक्रीज करने लगता है। और इस कारण से क्या होता है कि सही मात्रा में हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, और जिसके कारण जो होता है बॉडी में वीकनेस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर चढ़ाई करते हैं तो हमें ज़्यादा रिगरस फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ता है, और रिगरस फिजिकल एक्सरसाइज के लिए उसी अमाउंट में ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। एंड ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हमारा बॉडी जो होता है वो वीक हो जाता है। इसलिए जब भी किसी माउंटेनियर एक्सपीडिशन पे जाते हैं तो पहले उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है कि बॉडी जो है उस इन्वायरमेंट के लिए कंपैटिबल है या नहीं। अगर बॉडी उस तरीके का साइन नहीं देता है, तो उसे एडवाइस किया जाता है कि आप इस तरह के रिगरस माउंटेनियर एक्सपीडिशन पे ना जाएं, और आप अपनी बॉडी को
क्योंकि हो सकता है कि ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई कार्डिक अरेस्ट भी आ सकता है, और बहुत बार ये सुनने को मिलता है हम लोग को। ठीक है। दूसरा, जो सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक होते हैं उनको हाई प्रेशर पे सेल करते हैं। और क्यों हाई प्रेशर पे सेल करते हैं? तो कारण ये होता है कि जब हाई प्रेशर रहता है तो कार्बोनेटेड ड्रिंक में डिजॉल्व CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होता है, जैसे हम ढक्कन खोलते हैं तो गैस तेजी से बाहर निकलने लगता है, और जब गैस तेजी से बाहर निकलता है तो लिक्विड मॉलिक्यूल को प्रोपेल करता है, आगे की तरफ धकेल देता है। तो इसलिए क्या होता है, कई बार बोतल खोलने पे लिक्विड जो होता है वो फ्रीज आउट हो जाता है, स्पील हो जाता है। तो स्पील क्यों हो रहा है ये? क्योंकि जैसे इसको ढक्कन खोलते हैं प्रेशर डिक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज करता है तो गैस तेजी से बाहर निकलने लगता है और लिक्विड मॉलिक्यूल को प्रोपेल करता है आगे की तरफ। इस कारण से क्या होता है, वो स्पील कर जाता है, फैल जाता है। या उसका कई बार हम लोग खिलाड़ी को भी देखते हैं, जिसको खूब सेक करने के बाद, खूब हिलाने के बाद जब खोला जाता है तो उससे लिक्विड जो होता है स्पील करने लगता है। तो इसका कारण भी हैंडिस लॉ ही है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट हम यूज करते हैं कि जो स्कूबा डाइवर होते हैं, स्कूबा डाइवर जो होते हैं उनके सब पहले जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते थे तो उनमें नाइट्रोजन गैस यूज करते थे, यानी कि जो मिक्सचर होता था वो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर होता था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ जाता है तो गैस की सॉल्बिलिटी ब्लड प्लाज्मा में इंक्रीज करती है। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का तो यूज है, बट नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं होता। तो वो भी जो होता है ब्लड प्लाज्मा में घुलता है, लेकिन जैसे हम ऊपर आते हैं वो ब्लड प्लाज्मा से निकल जाता है और आर्टरीज और वेन में एयर बबल्स बनाता है या बम्प बनाता है, जो क्या करता है, वो फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है यानी ब्लड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है। और इससे कंडीशन अराइज होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेंडिंग। ठीक है। तो बेंडिंग के कंडीशन के कारण क्या होता है कि आदमी जो होता है एक्सट्रीम पेन हो, फिजिकल पेन होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति स्कूबा डाइवर, उसको सबसे पहले डीकम्प्रेशन चैम्बर में रखा जाता है और प्रेशर को धीरे धीरे जो होता है वो डिक्रीज करते हैं ताकि बॉडी उसके हिसाब से एडजस्ट कर जाए। नाउ हम लोग नाइट्रोजन के बदले ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर यूज करते हैं, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी जो होती है ब्लड प्लाज्मा में कम होती है और बेंडिंग का कंडीशन इस तरीके से कम होने के चांसेस होते हैं, और इस तरीके से वो स्कूबा डाइवर जो होता है किसी तरह के फिजिकल पेन से बच जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किन किन कंडीशन में जो होता है हैंडिस लॉ वैलिड नहीं होता है। तो सबसे पहला है कि हैंडिस लॉ तभी अप्लीकेबल है जब मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होते हैं, तभी हैंडिस लॉ वैलिड होता है। ठीक है। दूसरा ये कि हैंडिस लॉ तब वैलिड नहीं होता है जब एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पे हैंडिस लॉ वैलिड नहीं होता है। ठीक है। और गैस अगर केमिकली रिएक्ट कर जाता है तब भी हैंडिस लॉ वैलिड नहीं होगा। जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो उसमें हैंडिस लॉ वैलिड अमोनिया के केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि व्हेन अमोनिया गैस डिजॉल्व इन वाटर इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस कंडीशन में हैंडिस लॉ वैलिड नहीं होता है। ठीक है। ये तभी एप्लीकेबल होता है जब गैस आइडियलिटी को शो करता है। अगर गैस आइडियलिटी को शो नहीं कर रहा है तो हैंडिस लॉ वैलिड नहीं होगा। यानी कि हैंडिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन आइडियल गैस। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसको डील करते हैं कि हाउ डज टेम्परेचर जनरली अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है। किस तरीके से जो होता है टेम्परेचर सॉलिड सॉल्यूट के सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो जनरली क्या होता है कि जो सॉलिड सॉल्यूट होता है उसका सॉल्युबिलिटी जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, यानी जितना हाईयर टेम्परेचर होगा सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी उतनी अधिक होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो डिजोल्यूशन का प्रोसेस होता है लिक्विड सॉल्वेंट में वो इंडोथर्मिक होता है ज़्यादातर केस, मोस्ट ऑफ द केस में। डेलेस सॉल्यूशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ये सॉल्यूशन बनाया और डेलेस सॉल्यूशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए सॉल्युबिलिटी जो होगा बढ़ेगा अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ा दें। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी एज टेम्परेचर इंक्रीज। इसमें से कौन सा सॉलिड है जो जिसका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज करता है?
ठीक है। तो इस पे सोडियम क्लोराइड, NaCl, KCl, इन सब की सॉलिबिलिटी जो होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, यानी ये नहीं हो सकता। सोडियम नाइट्रेट में भी वही बात है, पोटेशियम क्लोराइड में वही बात है। एक कैल्शियम सल्फेट होता है जिसकी सॉलिबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है, सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने। इसको हम लोग सॉलिबिलिटी कर्व के हिसाब से दिखा सकते हैं। ठीक है, सॉलिबिलिटी कर्व जो होता है वो दिखाता है वेरिएशन ऑफ सॉलिबिलिटी विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा सॉलिबिलिटी कैसे वेरी करता है वो सॉलिबिलिटी कर्व दिखाता है। तो कैल्शियम सल्फेट का डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉलिड की को कूल करते तब क्या होगा? तो हम पहले ही बताए थे कि कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है पहले बताए थे कि कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है तो उसमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है जिसमें दो प्रोसेस होता है, एक रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, एक रेट ऑफ डिजोल्यूशन होता है। तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व। तो जब हम उसको कूल करते हैं तो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है और सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट से अलग होने लगता है। इसका अर्थ है कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो सॉल्यूट जो होगा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा, है ना। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन सी होना चाहिए, सॉल्यूट प्रेसिपिटेट आउट व्हेन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड। ठीक है। हाउ डज प्रेशर अफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड? तो यहाँ पे हम बताए थे कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है, और इसका रीजन ये होता है कि सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल रिजिड। तो प्रेशर बढ़ाए या घटाए तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड विल नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हैज लिटिल टू नो इफेक्ट, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, हैज लिटिल टू नो इफेक्ट। ठीक है, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट इफेक्ट ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि प्रेशर। प्रेशर का सॉलिबिलिटी पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच प्रिंसिपल डिटरमाइंस वेदर अ सॉलिड विल डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट और नॉट। तो इसका कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक डिसाइड करता है कि कोई भी सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा ही यानी। लाइक डिजॉल्व कहता है कि पोलर सॉल्यूट टेंड टू डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट टेंड टू डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, एंड thus we can decide whether a solute will dissolve in a liquid solvent or not, and this is the important factor। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसी कारण कहते हैं क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इसमें से कौन सा सॉलिड है जिसकी सॉलिबिलिटी बहुत हाई होगी वाटर में? सैंड इनसॉल्युबल होगा, प्लास्टिक इनसॉल्युबल होगा, चॉक की सॉलिबिलिटी होगी बट नॉट सो मच। शुगर जो होता है उसकी सॉलिबिलिटी बहुत हाई होती है क्योंकि शुगर जो होता है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, एंड ड्यू टू विच इट्स सो हायर सॉलिबिलिटी इन वाटर। जैसे देख सकते हैं कि चीनी को हम लोग आसानी से घुला सकते हैं। ठीक है, ठीक है। Which of the following solvent would be best for dissolving an ionic compound like sodium chloride? इसमें से कौन सा ऐसा सॉल्वेंट है जो कि बेस्ट होगा सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करने के लिए? ऑप्शन है हमारे पास वाटर, बेंजीन, हेक्सेन और ईथर। सोच के बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा, हम लोग अभी पढ़े कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर डिसॉल्विंग सोडियम क्लोराइड। वाटर जो होगा बेस्ट सॉल्वेंट होगा सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करने के लिए क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। ठीक है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और आगे पढ़ेंगे लोग वेपर प्रेशर और कौन कौन ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है।